तो याद रखना है कि फिजन रिएक्शन में क्या होता था। फिजन रिएक्शन के अंदर आप यूरेनियम के एटम के साथ एक न्यूट्रॉन को बम्बार्ड करवाते थे। एंड थिंकिंग ये थी साइंटिस्ट की कि जब यूरेनियम को न्यूट्रॉन के साथ बम्बार्ड करेंगे तो वो उस न्यूट्रॉन को एब्जॉर्ब कर लेगा। बल्कि ऐसा नहीं हुआ। बल्कि इसके साथ क्या हुआ था कि वो दो छोटे एटम यानी क्रिप्टॉन और बेरियम में टूट गया था। साथ एनर्जी निकली थी, फिजन रिएक्शन के अंदर एनर्जी प्रोड्यूस होती है। एंड तीन और न्यूट्रॉन्स पैदा होते हैं। वो तीन न्यूट्रॉन्स चेन रिएक्शन क्रिएट करते हैं और फर्दर एटम के साथ रिएक्ट करते जाते हैं। और ये जो चेन रिएक्शन है ये अनकंट्रोलेबल हो जाता है, यानी तीन, एक से तीन न्यूट्रॉन बन गए, फिर तीन से नाइन बन जाएंगे, तीन से नाइन बन जाएंगे एंड सो ऑन। तो ये रिएक्शन अनकंट्रोल्ड हो जाएगा। तो ये जो एक्स्ट्रा न्यूट्रॉन्स होते हैं इनको एब्जॉर्ब करने के लिए एक न्यूक्लियर रिएक्टर के अंदर या जहाँ पे न्यूक्लियर फिजन प्रोसेस किया जा रहा होता है, यहाँ पे रॉड्स लगाए जाते हैं, या कैडमियम के लगाए जाते हैं या बोरॉन के लगाए जाते हैं, ताकि एक्स्ट्रा न्यूट्रॉन्स को एब्जॉर्ब कर लिया जाए। टॉर्क इज डिफाइंड एज, टॉर्क को आप कैसे डिफाइन करेंगे? तो टॉर्क क्या है? एफ इंटू आर। तो आपके पेपर के अंदर ये बहुत दफा फार्मूला डायरेक्टली पूछते हैं, डिफिकल्टी लेवल फिजिक्स का कोई बहुत ज़्यादा नहीं होता। तो टॉर्क कैसे डिफाइंड होगा? तो टॉर्क क्या है? इज द प्रोडक्ट ऑफ मोमेंट आर्म एंड द फोर्स। तो मोमेंट ऑफ फोर्स अबाउट एन एक्सेस जो होता है, रोटेशनल इफेक्ट होता है। ये किसी भी फोर्स का क्या होता है? रोटेशनल इफेक्ट है। तो रोटेशनल इफेक्ट ऑफ अ फोर्स इज नोन एज टॉर्क। व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन करंट एंड वोल्टेज एंड रेजिस्टेंस इन ओम्स लॉ? ओम्स लॉ क्या है? ओम्स लॉ है V इज इक्वल टू आई इंटू आर। अगर हमने उसको आई की फॉर्म में लिखना है तो आई क्या बन जाएगा? आई क्या बन जाएगा? आई बन जाएगा V/R। आई आ जाएगा मेरे पास V डिवाइडेड बाय आर। ऑप्शन बी जो है वो यहाँ पे करेक्ट आंसर। नहीं, कौन सा ऑप्शन बन रहा है? आई इज इक्वल टू V/R, ऑप्शन ए बन रहा है। अगर आप करंट निकालेंगे तो वोल्टेज डिवाइडेड बाय आर आ जाएगा, ऑप्शन ए बन रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। इफ अ बॉडी ऑफ मास 5 kg इज मूव्ड बाय अ फोर्स ऑफ 20 न्यूटन, व्हाट विल बी द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस? एफ इज इक्वल टू एम। ए फॉर्मूला है, फोर्स 20 न्यूटन की है, मास 5 kg, एक्सेलरेशन निकालनी है। तो अगर न्यूमेरिकल आएगा तो यूं बहुत इजी सा न्यूमेरिकल आएगा। ठीक है, तो यूं बहुत इजी सा न्यूमेरिकल आएगा। तो इसी से रिलेटेड मैं आपको अगर एक और क्वेश्चन बताऊं टॉर्क से रिलेटेड, जो भी मेरे जहन में है और पास पेपर में आया हुआ है, कि एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क को क्या लिया जाता है? एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क जो होता है वो हमेशा पॉजिटिव लिया जाता है। याद रखना है आपने, ये भी प्रीवियस पेपर का क्वेश्चन है। एंड क्लॉकवाइज टॉर्क को नेगेटिव लिया जाता है। सो अगर रोटेशन आपकी क्लॉकवाइज है तो दैट टॉर्क विल बी टेकन एज पॉजिटिव। एंड अगर आपकी रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज है तो दैट इज टेकन एज नेगेटिव। एंड एक और मैं आपको बता दूं कि प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स भी इसी को कहते हैं। तो प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स भी यही चीज़ है और इसी की एक्सटेंशन है वो। प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स ये कहता है कि एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क एंड क्लॉकवाइज टॉर्क इक्वल होते हैं। ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज एंड क्लॉकवाइज टॉर्क और इक्वल, डायरेक्शन जो है वो उनकी ऑपोजिट होती हैं। सम जो है वो क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क का वो जीरो होता है। ठीक है, सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम है सिग्मा टॉ इज इक्वल टू जीरो। तो टॉर्क से रिलेटेड ये क्वेश्चन भी पेपर में आते रहे, मेरे जहन में आए तो मैंने आपके साथ ऐड कर लिए। ठीक है जी। अ कार एक्सेलरेट्स यूनिफॉर्मली फ्रॉम रेस्ट टू 30 मीटर पर सेकेंड इन 5 सेकेंड्स, व्हाट इज इट्स एक्सेलरेशन? एक गाड़ी है जो कि शुरू में रेस्ट पे थी, इसका मतलब है वी आई कहाँ है, क्या है? जीरो है। वी एफ क्या है? 30 मीटर पर सेकेंड है। कितने टाइम में हुई है? 5 मीटर्स में। एक्सेलरेशन बतानी है तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को आप यूज कर लेंगे। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है? वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। सो वी एफ इज 30, वी आई इज जीरो, एक्सेलरेशन हमने निकालनी है, टाइम इज 5। तो दिस विल बी 30 डिवाइडेड बाई 5 हो जाएगा। सो ए की वैल्यू जो है वो 6 मीटर पर सेकेंड स्केयर आ जाएगी। न्यूटन फर्स्ट लॉ इज ऑल्सो नोन एज, न्यूटन के पहले लॉ को लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं। देखें फर्स्ट लॉ कहता क्या है न्यूटन का? न्यूटन का पहला लॉ ये कहता है कि एक बॉडी अपनी स्टेट ऑफ रेस्ट को या अपनी स्टेट ऑफ मोशन को कंटिन्यू रखेगी अनलेस अनटिल उसके ऊपर फोर्स अप्लाई नहीं होती। तो जब आप फोर्स अप्लाई करेंगे तो बॉडी मोशन से रेस्ट में आ जाएगी या रेस्ट से मोशन में चली जाएगी। तो चेंज ऑफ स्टेट चाहिए तो फोर्स अप्लाई करनी है। अब इसमें एक चीज़ है इनर्शिया। इनर्शिया क्या है? इनर्शिया द प्रॉपर्टी ऑफ द बॉडी, द प्रॉपर्टी ऑफ द बॉडी ड्यू टू विच इट रेजिस्ट इन इट्स एनी चेंज, ड्यू टू विच इट रेजिस्ट इन इट्स चेंज ऑफ स्टेट। तो प्रॉपर्टी ऑफ बॉडी है जिसकी वजह से वो रेजिस्ट करती है। किसमें रेजिस्ट करती है? चेंज ऑफ स्टेट में रेजिस्ट करती है, यानी वो अपनी स्टेट को चेंज होने नहीं देती। तो अपनी स्टेट को चेंज होने नहीं देती।
एंड ये प्रॉपर्टी इनर्शिया कहलाती है। इनर्शिया मास के ऊपर डिपेंड करती है। एक बॉडी का मास ज्यादा है, द ग्रेटर इज द मास, इनर्शिया भी बॉडी का ज्यादा होगा। एक ट्रक है, चाहे वो अनलेडन है, उसमें लोड नहीं पड़ा हुआ, खाली भी है, तो उसका मास ज्यादा है, तो उसका इनर्शिया ज्यादा है। एक कार है, साइज में छोटी है, उससे उसका मास कम है, तो उसका इनर्शिया भी कम है। A ball is thrown vertically upward with a velocity of 20 meters per second. तो एक बॉल जो है वो वर्टिकली गई है अपवर्ड 20 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी के साथ। सो वी आई यहाँ पे कितनी है, 20 है। हाउ हाई डज इट गो, बेसिकली आपसे हाइट ही पूछी जा रही है। हाइट पूछी जा रही है कि कितना ऊंचा वो गया है, हाइट ही पूछ रहा है वो। तो हाइट क्या होता है यहाँ पे, डिस्टेंस होता है। अब जी की वैल्यू वो कह रहा है कि आप 10 ले लो। टाइम यहाँ पर गिवन नहीं है, तो जब टाइम गिवन नहीं है तो हम यहाँ पे थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन लगाएंगे, क्योंकि उसमें टाइम नहीं होती। 2as इज इक्वल टू वी एफ स्केयर माइनस वी आई स्केयर होगा। तो जब भी एक बॉडी नीचे से ऊपर जाती है, तो जब मैक्सिमम हाइट पे चली जाती है, तो उसकी वो जाके वहाँ पे रुक जाती है, और उसके बाद फिर वापस नीचे की तरफ फ्री फॉल स्टार्ट करती है। तो जिस तो उसकी फाइनल वेलोसिटी क्या होती है, जीरो होती है, ऊपर जाकर वो रुक गई है। तो वी एफ तो यहाँ पे जीरो है, वी आई 20 है, 20 का स्केयर 2 जी। अब बॉडी जब भी अगेंस्ट द ग्रेविटी जाती है, तो जी को माइनस में लिया जाता है, -10 आएगा यहाँ पे जी, -10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। राउंडेड ऑफ है ना, वैसे तो 9.8 होता है, यहाँ पे क्वेश्चन में खुद कह रहा है आसानी के लिए 10 ले लो। तो जब अगेंस्ट द ग्रेविटी जाएगा तो -G, जब नीचे आएगा वापस तो +G लेते हैं। ये आएगा -10, यहाँ पे आएगा S, तो ये हो जाएगा -20s इज इक्वल टू -20 का स्केयर। 20 का स्केयर है ये, 20 का स्केयर है। माइनस माइनस के साथ कैंसिल कर दें, 20 के स्केयर के साथ कैंसिल कर दें, एस की वैल्यू 20 मीटर्स आ जाएगी। तो मैक्सिमम हाइट 20 मीटर्स है। सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है, तो चार्ज का यूनिट है कूलम। ठीक है, चार्ज का यूनिट है, ये चार्ज का यूनिट है कूलम। करंट का यूनिट होता है एम्पेयर। वोल्टेज का या ईएमएफ का यूनिट है वोल्ट। ओम यूनिट है रेजिस्टेंस का। व्हाट हैपेंस टू द रेजिस्टेंस इफ द लेंथ ऑफ द वायर इज डबल्ड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत दफा पेपर्स में रिपीट हुआ है, बहुत दफा पेपर्स में रिपीट हुआ है कि रेजिस्टेंस पे क्या असर पड़ेगा अगर आप लेंथ को डबल कर दोगे। तो रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर जो है दैट इज गिवन बाय आर इज इक्वल टू रो एल बाय ए। अगर आप लेंथ को डबल कर देंगे, तो पहले लेंथ एल थी, अब न्यू टाइम में न्यू उसको लेंथ को 2L कर दिया, ट्वाइस कर दिया। तो 2 बाहर ले लो आप ब्रैकेट से, रो एल बाई ए आ जाएगा। सो रो एल बाई ए क्या है, ओरिजिनल रेजिस्टेंस है, तो ट्वाइस हो जाएगा। तो रेजिस्टेंस को डबल करने से लेंथ को डबल करने से रेजिस्टेंस डबल हो जाती है। एंड एरिया को डबल करने से लेंथ हाफ, एरिया को डबल करने से रेजिस्टेंस हाफ हो जाती है। तो रेजिस्टेंस और लेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। लेंथ बढ़ाओगे रेजिस्टेंस भी बढ़ेगी, लेंथ को कम करोगे तो रेजिस्टेंस भी कम होगी। एंड एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। एरिया बढ़ाने से रेजिस्टेंस डिक्रीज हो जाती है। तो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, जो कि आपके पास पेपर्स में रिपीटेडली पूछा जाता रहा है, एंड इंशाल्लाह अपकमिंग पेपर्स में भी पूछा जा सकता है। अच्छा, अब ऊपर एक बात थी, इस एक्सरसाइज की अगर बात की जाए, तो इस एक्सरसाइज के फर्स्ट एमसीक्यू में मैं कुछ यूनिट बताना चाह रहा था जो कि मैं भूल गया था। तो यहाँ पे यूनिट पूछा था उसने रेजिस्टेंस का। सो रेजिस्टेंस का यूनिट क्या है, कि रेजिस्टेंस का यूनिट होता है ओम, वो तो मैंने बता दिया। अब यहाँ पे टेस्ला है, टेस्ला क्या है, ये मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी का यूनिट है। ये फ्लक्स डेंसिटी का यूनिट है, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी का यूनिट है। हेनरी जो है ये इंडक्टेंस का यूनिट है, इंडक्टेंस का यूनिट है। इसी के साथ एक बड़ा फ्रीक्वेंटली पेपर में पूछा जाता था यूनिट है, जो कि आपके पास पेपर में है, कि फैरेड किसका यूनिट है। सो फैरेड जो है वो कैपेसिटेंस का यूनिट है, फैरेड कैपेसिटेंस का यूनिट है। ठीक है जी। तो दीज आर सम ऑल्सो इंपॉर्टेंट यूनिट्स जो कि पेपर में आ सकते हैं, एंड ये छुपे हुए यूनिट्स हैं, जैसे टेस्ला और वेबर वगैरह कम हम यूज करते हैं। ठीक है, वेबर के बारे में भी बताता हूँ। वेबर जो है ये मैग्नेटिक फ्लक्स का यूनिट है, ये फ्लक्स डेंसिटी का यूनिट है। वेबर मैग्नेटिक फ्लक्स का यूनिट है, मैग्नेटिक फ्लक्स बी का यूनिट है, मैग्नेटिक फ्लक्स का यूनिट है। इसको लिख लेंगे, ये मैग्नेटिक फ्लक्स का यूनिट है, मैग्नेटिक फ्लक्स का। और ये फ्लक्स डेंसिटी का, टेस्ला जो है मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी का यूनिट है।